तो यार इस वीडियो में मैंने आपको दो जगह लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाते वक्त और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझाने वक्त एक छोटी सी हल्की सी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है कि मैंने जहाँ जहाँ आपको इन्वायरमेंटल प्रेशर 1 mmHg बोला है आपको वो करेक्ट करके 1 atm कर लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने 1 mmHg बोला है इसको काटना है और 1 atm बना लें, बस इतनी सी गलती है। इसको यार छोटी सी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है कभी, इसको करेक्ट कर लेंगे। 1 mmHg को काट के mmHg को हटा के 1 atm कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करो लेक्चर और सुनते रहो। तो यार नमस्कार, मैं विशाल यादव और VYT ट्यूटोरियल्स चैनल के माध्यम से आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर 2 पे पहुंचा दिया हूँ। आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं और यही सेम लेक्चर हिंदी मीडियम में हमारे RJREM लर्निंग चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है वो लोग इस सेम चैप्टर को हिंदी मीडियम में उस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में मैटर की स्टेट्स तक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग चालू करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आइए देखते हैं यार, लेक्चर 2 है अपना कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार जैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी यार, अगर हम वाटर की बात कर लें, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रिज में रख दें, तो वो आइस के फॉर्म ले लेती है। इसका मतलब वही वाटर जब आइस का फॉर्म ले लेती है तो हमको सॉलिड के रूप में दिखती है। उसी वाटर को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बकेट में रख दें या फिर मग में रख दें तो वही वाटर लिक्विड का फॉर्म में दिखती है हमको। और उसी वाटर को अगर हम लोग हीट अप कर दें, टेम्परेचर दे दें, तो वही वाटर हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है, इवापोरेटेड, जिसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर कहते हैं, इवापोरेटेड वाटर जिसको वाटर वेपर कहते हैं, वही किस फॉर्म में दिखता है, गैसियस फॉर्म में। तो इतने से हमको एक बात तो समझ में आ गई यार कि अगर हम मैटर की बात करते हैं तो जो भी मैटर होगा वो स्टेट को तो अपनी चेंज कर सकता है। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। जब हम सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे तो बस अंतर इतना होगा कि उसके पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे। जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, और वहीं जब हम गैस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। बस अंतर इतना सा है। अब एक बात ये सोचने वाली आती है कि जो भी हमारे सॉलिड हैं, जो भी हमारे लिक्विड हैं, जो भी हमारे गैस है, अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका क्या होता है। तो जब भी हम ये बात करेंगे कि अगर मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है तो उनके पार्टिकल्स नॉर्मल डिस्टेंस से या तो थोड़ी सी दूरी पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन की मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात कर लें कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाने की, तो हमारे पार्टिकल्स नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा सा पास चले जाते हैं, जिससे कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं और गैस से हमको लिक्विड मिल जाती है और लिक्विड से हमको सॉलिड मिल जाती है। तो इस चीज का आंसर भी हमको मिल गया कि अगर हम स्टेट में चेंज की बात कर लें तो स्टेट में चेंज होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं या तो एक दूसरे से दूर में चले जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमको इस बात से मिल जाता है। अब एक बात आती है यार कि अगर जो भी मैटर है, अगर वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, वो अपनी अवस्था को बदल रहा है, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो इस फैक्ट तो दो जो हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है क्लास 9th की, उसके हिसाब से दो फैक्टर्स हैं जो कि मैटर के चेंज के लिए, मैटर के स्टेट के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जो दो फैक्टर हैं उसमें से पहला फैक्टर है, उसमें से जो अपना पहला फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये पहला फैक्टर है जी। दो फैक्टरों में से जो पहला है अपना वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं। और जो दूसरा इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर।
दो चीजें हमको पढ़नी है जिसकी वजह से अपने मैटर की स्टेट में चेंज आता है। वो दो चीजें क्या है? टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से स्टेट में चेंज आ जाए, या तो प्रेशर में चेंज होने की वजह से स्टेट में चेंज आ जाए। इस बात को हमको ध्यान से देखना होगा। इन दोनों कारणों को हमको अच्छे से समझना होगा, जिसमें से पहला कारण मैं चालू करने जा रहा हूं वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने का इफेक्ट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से मैटर के स्टेट में कैसे चेंज आता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल कैसा? एक ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में आइस क्यूब डाल दीजिए, बर्फ भर दीजिए और उसको हीट अप कर दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि यही ग्लास को जब हमने हीट अप कर दिया तो जो अपनी आइस क्यूब्स थी, कुछ आइस क्यूब्स तो वाटर में कन्वर्ट होने लगी और कुछ आइस क्यूब्स अभी भी वैसी ही थी। यानी कि एक ऐसा स्टेट हमको मिल गया जब हमारे पास आइस भी थी और वाटर भी थी, और धीरे धीरे स्टेट्स में और बदलाव आया, और एक समय ऐसा आया कि अगर हम टेम्परेचर लगातार देते रहे तो हमें लिक्विड स्टेट भी पूरी तरह से मिल जाएगी, वो आइस पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। तो जब हम बात करते हैं कि यार जब हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को देखना चालू किया और हमने इस एग्जांपल को देखा, तो हमने जैसे ही किसी सॉलिड में टेम्परेचर दिया तो एक वो ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां पे लिक्विड भी रहता है और जहां पे सॉलिड भी पाया जाता है। तो एक चीज हमको समझ में आती है कि जब सबसे कम टेम्परेचर हमने दिया होगा, मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा कोई मिनिमम टेम्परेचर भी तो रहा होगा ना जिस पे पहला सॉलिड टूट के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हो। जैसे जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, मतलब बर्फ को जब हीट देते हैं तो पिघलता है, पिघल के पहले तो धीरे धीरे कुछ बर्फ पिघल के पानी में बदल जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल के पानी में बदल जाती है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे पहली बर्फ कन्वर्ट हो गई हो लिक्विड में, पहली सॉलिड बर्फ, पहली सॉलिड आइस कन्वर्ट हो गई हो लिक्विड में, यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट समझ लीजिए जी, ये एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इतनी बात हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यार मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कन्वर्ट होना चालू हो जाता है लिक्विड में, जो कि हमारे वाटर के लिए होता है 273.16 केल्विन। अब आप कहोगे सर ये केल्विन क्या है? समझाता हूं जी। जो अपना केल्विन होता है, ये सारे टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, मतलब टेम्परेचर को हम लोग चेक करते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो दो फार्मूले हम आपको देते हैं, दो कन्वर्जन आपको सीखने हैं, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो इसके लिए दो फार्मूले आएंगे, इसको कन्वर्जन के लिए एक फार्मूला, इसके कन्वर्जन के लिए एक फार्मूला। इन फार्मूलेस को देख लें ध्यान से। जो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन के लिए होता है वो होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ये एक फार्मूला हो गया अपना, जो कि सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए काम आएगा। ये पहला फार्मूला। आपसे पूछा जाए बताइए 5 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, तो आप कैसे करोगे? डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दोगे? 5। तो केल्विन बराबर 5 धन 273, 273 इक्वल टू 278 केल्विन। तो 5 डिग्री सेल्सियस में 278 केल्विन। ऐसे ही केल्विन में दिया हो, मान लेते हैं 279 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस पूछा हो, तो केल्विन की जगह क्या रखोगे? 279 रख दो। 279 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इस 273 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 279 माइनस 273, जो कि आ जाएगा 6, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस होगा अपने 279 केल्विन में। तो आपको केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना आ गया जी। ऐसे ही एक फार्मूला और है जो कि दूसरे में काम आता है, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का। ये क्या है जी? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए बताइए 5 डिग्री सेल्सियस में कितनी फ़ारेनहाइट,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल्सियस की जगह क्या रख दो, 5 रख दो। 5/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये कट के 1 हो जाएगा, और 9 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू F माइनस 32, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 41, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस में 41 फ़ारेनहाइट्स होते हैं। ये अपने कन्वर्जन हमने सीख लिए जी, ये अपना कन्वर्जन हम सीख लिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। जिसको नोट करना हो वो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके चलिए जी। और इसकी यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि अगर हम 273.1 केल्विन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया। अगर हमको कोई कहे कि बताओ इसमें कितना डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे यार केल्विन में दिया हुआ है, हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, प्लस 273 ये वाला फार्मूला लगा दें। दिया किसमें, केल्विन में, तो यहाँ पे लिख दो 273.16 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इस 273 को इधर लाओ, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 माइनस 273, तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, 0.16 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में, यानी कि यही हमारा आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमको समझ में आ गया जी। तो एक बात आपको समझनी जरूरी है यार, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट ये है क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा वो मिनिमम टेम्परेचर है। क्या है जी, मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अच्छा जी, क्योंकि जो पिछली हमने एग्जांपल लिया उसमें वही आइस क्यूब धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई थी वाटर में, तो एक पूरा प्रोसेस चला जिसमें पहले कुछ आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद वही से फिर हमने हीट दी और फिर कुछ आइस क्यूब जो बचे हुए थे वो भी सारे के सारे वाटर में कन्वर्ट हो गए। यानी कि एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है जिसमें सॉलिड चीज किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, लिक्विड में। तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है इन विच solid converts into liquid। ये बात हमको समझना पड़ेगा। अब देखो दो के दोनों में हो एक ही चीज रहा है, मेल्टिंग में भी अपनी सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और फ्यूजन में भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो अपना मेल्टिंग है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहीं जो अपना फ्यूजन है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, इन दोनों चीज़ों के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू है जबकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये बात आपके समझ में हमारे हिसाब से आ गई होगी। आइए अब एक अच्छा पॉइंट जो हम लोग लेने जा रहे हैं उसको लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हम लोग लेने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन, मिट गया यार गलती से, टेम्परेचर, इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें एक बहुत शानदार पॉइंट आता है कि उसके लिए पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एक उदाहरण। एक कंटेनर था उसमें आइस, तो एक कंटेनर था उसमें हमने आइस भर दी, फिर से हमने वही काम किया। क्या काम किया जी, इसमें फिर से हमने हीट कर दिया, इसको भी ये लो जी हीट कर दिया। अब क्या किया, एक हमने काम इसमें और स्पेसिफिक किया जो हमने पिछली बार नहीं किया था। इस बार हमने इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी एक स्पेसिफिक रीडिंग है अपनी, वो उसकी कुछ रीडिंग है। हमने आगे क्या देखा, फिर से हमारे साथ होगा तो वही जो पिछली बार हुआ था। पहले तो कुछ आइस के टुकड़े टूट टूट के लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे और कुछ आइस के टुकड़े वैसे ही पड़े हुए होंगे। मतलब एक ऐसी भी स्टेट आएगी जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रेजेंट हो, और एक ऐसी स्टेट भी आएगी जहाँ पे हमारे पास पूरी तरह से लिक्विड स्टेट मौजूद हो जाएगी। जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों थी उस समय पे भी हमने टेम्परेचर देना बंद नहीं किया, और उस समय भी हमने थर्मामीटर की कुछ रीडिंग ली। तो हमने दोनों केस में थर्मामीटर को लगा के रखा। किन दोनों केस में, दोनों केस में जिसमें से एक केस में केवल आइस क्यूब्स थे और एक केस में जहां पे वाटर और आइस क्यूब्स दोनों थे। जब हमने थर्मामीटर की जो रीडिंग थी उसको जब देखा तो हम आश्चर्यचकित हुए।
आश्चर्यचकित होने वाली ऐसी कौन सी बात आ गई? जब हमारे पास पूरी तरह से आइस थी उस समय हमने थर्मामीटर की जो रीडिंग देखी वो मान लेते हैं उस सेकंड स्केल पे आई थी, तो हमने उसको हीटअप किया। हमने हीटअप किया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए यार हमने उसको गर्म किया, गर्म किया तो तापमान बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर के थर्मामीटर की रीडिंग भी बढ़नी चाहिए। लेकिन जब हमने थर्मामीटर की रीडिंग देखी, जब लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड दोनों थी, तो भी जो थर्मामीटर की रीडिंग आई वो सेम आई। अब हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यार हमने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया, हमने हीट अप तो कर दिया, लेकिन ये अंदर का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? ये अंदर का टेम्परेचर ऐसा क्या हुआ कि अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जबकि हमारा कुछ स्टेट लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गया, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा? तो हमारे दिमाग में हम इसका आंसर बहुत अच्छे से आपको देने वाला है। इस चीज का आंसर आपको समझना होगा कि हमने हीट तो दी, लेकिन जब तक सॉलिड स्टेट मौजूद रही तब तक जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर था वो सेम का सेम ही रहा। तो ऐसा क्या रीजन हुआ कि जब तक सॉल्यूशन में सॉलिड मौजूद रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? यही चीज हमको समझना है। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन लिखी है अपनी एनसीईआरटी ने, उस क्वेश्चन को समझते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसको लिख देता हूं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, when a solid melts its temperature remains same, so where does the heat goes? इस चीज को समझना है कि when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat goes? अगर हम इस चीज का आंसर ढूंढने निकलें तो हमको तीन टाइप के स्टेट्स मिलेंगे, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड में थोड़ी और दूरी पे हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूरी पे। ये बात हमको समझनी है कि सॉलिड में हीट देने पर भी टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आया। तो आइए समझते हैं। जो अपना सॉलिड का पार्टिकल था वो कॉम्पैक्टली पैक्ड था, उस दो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स थी, एक अट्रैक्शन फोर्स थी। जो हमने हीट दी वो हीट उस सॉलिड के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम आ गई, वो उस सॉलिड के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम आ गई, ना कि टूटे हुए सॉलिड को मूव कराने में, ना कि टूटे हुए सॉलिड को मूव कराने में। इस हीट का काम क्या आया? इस हीट का काम इस सॉलिड के पार्टिकल के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम आ गया। यही वजह है कि जब तक सॉलिड कंटेनर में मौजूद रहता है तब तक हीट उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के बावजूद उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। वो क्या काम करती है? उस सॉलिड के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ती है। इसीलिए उस कंटेनर का टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर यूज हो गया। कहाँ यूज हो गया? उन सॉलिड के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करने में। यही कारण है कि हमको टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, टेम्परेचर कम मिलता है। इस चीज का आंसर हमको मिल गया यार कि अगर सॉलिड मेल्ट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों है? क्योंकि जब सॉलिड मेल्ट कर रहा होता है तो उस समय पे भी कुछ सॉलिड रहते हैं और जो उस समय पे सॉलिड बचे हुए हैं वो हीट उन सॉलिड्स के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम आ रही है, ना कि टूटे हुए सॉलिड जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए उनको टेम्परेचर राइज कराने में। इतनी सी बात हमको समझ में आ जाती है जी। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। अब ये होता कैसे है इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, और उसके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स है किसका? ये पार्टिकल सॉलिड का। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जब ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर इसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये मूव करने के लिए
फ्री होना चाहते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के बराबर हो जाए तो ये अट्रैक्शन फोर्स टूट जाती है और ये सॉलिड के पार्टिकल सब फ्री हो जाते हैं और इसी स्टेट में अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो ले सकते हैं। बस पूरी हीट का काम यही होता है, जब तक सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं उनके पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को वो तोड़ती रहती है। इतनी सी बात हमको और आपको समझ में आ गई यार कि ये जो सॉलिड है ये टूटते रहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है आपके सामने वो है कि यार जो हीट गई वो गई कहाँ, हीट हमको तो ऐसा ही दिखाना यार कि वो हीट जाके जो कंटेनर में मैटर था, जो कंटेनर में अपना सामान था, वो हीट जाके उस सामान के अंदर छुप गई, क्योंकि वो हीट ने टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, तो हीट गई कहाँ, वो हीट तो जाके उस कंटेनर में रखे हुए मैटर में छुप गई। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि द हिडन हीट प्रेजेंट इनसाइड द मैटर विच इज टेकन इन द कंटेनर। इस हिडन हीट को, किस चीज को, हिडन हीट को, ये हम लोग कह देते हैं लैटेंट हीट। क्या जी, क्या, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या है, ये हिडन हीट है उन सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉलिड मैटर में, जो कि हमने कंटेनर में लिया हुआ था, वो उसी कंटेनर के मैटर में छुपे हुए हीट को हम लोग क्या कह देते हैं, हिडन हीट। क्योंकि ये हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये हीट छुपी हुई है और इसीलिए हमने इसका एक नाम रख दिया जिसको हम लोग कहते हैं कि ये है लैटेंट हीट। तो हिडन हीट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। ये बात हम लोग समझ गए जी कि ये है लैटेंट हीट अपनी। अब एक बात आता है यार कि एक बात हम लोग और समझ लें कि ये कंटेनर था, इसमें ये बर्फ थी अपनी, हमने जब टेम्परेचर दिया तो इसी कंटेनर में पिघल पिघल के आइस बनने लगी और फिर से ये लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्जन इसका होने लगा। ये बात हमको समझ में आ गई कि ये आइस टूट के पहले तो थोड़ा सा लिक्विड में बदली, फिर पूरी तरह से लिक्विड में बदल गई। तो जो एक अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर, मान लेते हैं कि ये हमने काम किया ओपन एटमॉस्फेयर में, हमने ये काम कर दिया। ओपन एटमॉस्फेयर मतलब जहां पे प्रेशर फिक्स है 1 mmHg। ओपन एटमॉस्फेयर पर जब हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉलिड 1 kg सॉलिड को, सुनिएगा ध्यान से, ओपन एटमॉस्फेयर यानी कि 1 mmHg के प्रेशर पे, इन्वायरमेंटल प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पर जब हमने 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदला, तो इसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये है क्या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये एक हीट है, एक हीट है ये इतनी हमको हीट चाहिए किस काम के लिए? एक 1 kg सॉलिड को तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको जितनी हीट चाहिए वही कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। तो हमको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गई। एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी कि 1 mmHg ऑन इन्वायरमेंटल प्रेशर 1 kg solid is converted into liquid on its melting point. The amount of heat required in this is known as latent heat of fusion. ये बात हम समझ गए जी कि latent heat of fusion क्या होता है। और ये अपने बर्फ के लिए यानी कि लिक्विड पार्टी वाटर के लिए यही होता है 273 केल्विन, और इसको सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो कर लें, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अपना वाटर, अपना बर्फ टूट टूट के वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, वही उसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक अमाउंट ऑफ हीट जो उसको चाहिए 1 kg को
लिक्विड में बदलने के लिए। इतनी बात हमको समझ में आ गई जी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, फ्यूजन अलग चीज है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग चीज है। फ्यूजन में कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एक फिक्स अमाउंट हमको सॉलिड चाहिए होता है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कवर कर लिया। अब एक बात आती है यार कि हमने लिक्विड तक तो पहुंच लिया कि यार लिक्विड आ गया हमारे कंटेनर में, या जो लिक्विड आ गया हीट अप करते करते, अगर फिर भी हमने हीटिंग बंद नहीं की, फिर भी हमने हीटिंग बंद नहीं की तो क्या होगा? तो होगा क्या जी? होगा यूं कि अब जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर कैसे? क्योंकि हम लोग हीट अप कर रहे हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स मूव करना चाह रहे हैं। अगर ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो अगर ये लिक्विड है तो ये लिक्विड से गैस में बदलेंगे, ये लिक्विड से गैस में बदलेंगे, और अपना वाटर अगर है तो वाटर वेपर में बदल जाएगा और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आती है कि अगर हम लोग लिक्विड स्टेट पर भी हीटिंग बंद नहीं किए तो अब वही लिक्विड कन्वर्ट किस में होने लगेगी? गैस में कन्वर्ट होने लगेगी और वाटर वेपर के फॉर्म से वो ऊपर उड़ती जाएगी। तो अब फिर से हमारे पास एक चीज आती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जिस पे लिक्विड गैस में चेंज होने लगे, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये फिर से एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे अपना लिक्विड गैस में बदलने लगता है, और ये होता है 373 केल्विन। यानी कि फिर से आपको अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो फिर से चेंज कर लो, 373 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री 273 किधर लाओ तो आ जाएगा 100 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉइलिंग पॉइंट है अपने लिक्विड का। वैसे ये होता है 373, यही मानो आप 100 डिग्री सेल्सियस ही, एक आध पॉइंट इधर उधर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ गए। तो अब आप एक डिफिनीशन आप अपने आप से बनाइए। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट बनाई थी तो हमने कहा कि यार एक हीट लेती है सॉलिड जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। तो जब लिक्विड वेपर में बदलता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो ऐसे ही वो वेपर में बदलता है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की आप लोग खुद डिफिनेशन बनाइए। व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ये चीज समझिए, इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो फिर से इन्वायरमेंटल प्रेशर पर 1 लीटर लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, वो इन्वायरमेंटल प्रेशर पर 1 लीटर लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट होने लगे तो इस काम को करने के लिए जितनी हीट जरूरी होती है वही हीट क्या होती है जी? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में, और कितना लिक्विड? 1 लीटर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसी हीट को हम लोग क्या बोल देते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग समझ लिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोग समझ लिए, लैटेंट हीट हम लोग समझ लिए, फ्यूजन हम लोग समझ लिए, बॉइलिंग हम लोग समझ लिए, बॉइलिंग पॉइंट समझ लिए, और मेल्टिंग पॉइंट समझ लिए। इतनी बात हम लोग समझ लिए। अब आइए एक बात और समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड इंटू गैस में होता क्या है? हम लोग क्या करते हैं इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं यह है अपना सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है जी लिक्विड में। तो जाहिर सी बात है सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड ही सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये है सॉलिड, ये लिक्विड, और ये है गैस। लिक्विड गैस में बदल सकता है और गैस भी लिक्विड में बदल सकती है। अगर हमको सॉलिड को लिक्विड बदलना है, एक बात समझिए, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी सी दूरी पर होंगे, और गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा दूरी पे होंगे। तो यानी कि हमको कुछ ऐसा करना है कि जो पार्टिकल्स पास पास हैं वो दूर दूर चले जाएं, दूर दूर ले जाना है। यानी कि हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो पार्टिकल्स मूव करके दूर दूर चले जाएं। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब हम लिक्विड से गैस में जाने की बात कर रहे हैं तो फिर से हम पार्टिकल्स को दूर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पार्टिकल्स को फिर से दूर ले जाने की बात कर रहे हैं तो फिर से हमको हीट देनी पड़ेगी।
अब बात आता है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो हम पार्टिकल्स को पास लाने की बात करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स को दूर ले जाने के लिए हमको हीट देनी पड़ती है तो पार्टिकल्स को पास लाने के लिए हीट कम करनी पड़ेगी, यानी कि हमको इसको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर लिक्विड से सॉलिड में आने की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर से हम पार्टिकल्स को और पास ला रहे हैं, तो इस समय हमको फिर से इसको कोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये बात हमको समझ में आ गई कि सॉलिड से लिक्विड में बदलोगे तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में बदलोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा। इसी वजह से जब हम वाटर लेते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, वाटर लेते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो सॉलिड यानी कि बर्फ में बदल जाता है। ये सब बातें हमको समझ में आ गई। एक बात आपको याद आती होगी यार, पूजा करते टाइम जो अपना कपूर होता है, कैम्फर होता है, वो थाली में जलाने के बाद सीधा गैस में बदल जाता है। था तो वो सॉलिड, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो सीधा गैस में बदल गया। ऐसी कौन सी एक प्रोसेस आ गई? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं जी? सब्लिमेशन। ये बात समझ गए? आइए एक प्रोसेस और समझ लेते हैं जिसमें गैस सॉलिड में बदल जाती है। इस प्रोसेस को सीधी सीधे कह देते हैं डिसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं कि अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो क्या हीट देना पड़ता है, लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो कोल्ड करना पड़ता है। ये भी समझ गए कि अगर हमको सॉलिड से सीधे गैस में जाना है तो हमको सब्लिमेशन करना पड़ेगा, और गैस से सीधे सॉलिड में आना है तो डिसब्लिमेशन करना पड़ेगा। ये बात हमको क्लिक हो गई जी। तो आज हमने क्या पढ़ लिया आपके साथ, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, और उसमें से एक रीजन आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हमने क्या क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फ्यूजन क्या होता है। उसके बाद हमने ये एक क्वेश्चन किया कि जो सॉलिड में हम टेम्परेचर देते हैं तो वो टेम्परेचर जाता कहाँ है, जबकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है लेकिन फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो ये टेम्परेचर जाता कहाँ है? तो टेम्परेचर वो हीट छुप जाती है। उसी छुपी हुई हीट को हम लोग नाम देते हैं लैटेंट हीट। तो हमने अगली चीज पढ़ी लैटेंट हीट, वो छुपी हुई हीट। उसके बाद ये लैटेंट हीट जो छुपी हुई हीट थी वो एक जगह तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो जब लैटेंट हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आए तो इसी को हम लोग कह देते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि यही लैटेंट हीट अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में काम आती है, और सॉलिड को लिक्विड के में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे दिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगली चीज जो हमने पढ़ी वो थी अपनी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हमने पढ़ा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें क्या पढ़ा जी? ये एक ऐसी छुपी हुई हीट होती है जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक ऐसी लैटेंट हीट जो लिक्विड से गैस में बदलने का काम आए, और लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतनी बात हमने समझ ली। अब उसके बाद एक चीज और थी अपनी कन्वर्जेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस इज डन बाई किसके द्वारा ये किया जाता है? कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस इज डन बाई। इतनी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली। जो अगली चीज हमको अब पढ़ना है वह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से स्टेट में कैसे चेंज आ रहा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर।
प्रेशर के चेंज होने की वजह से स्टेट में कैसे चेंज आता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे क्विट करते हैं और इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपको ये बता दूँ पढ़ना कैसे। यार देखो, नोट्स जितना मैं बताता जा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। इसके बाद आपको एनसीईआरटी केवल पढ़ते रहना। मैं ये तो कह सकता हूँ आपसे, अगर आपने ये लेक्चर्स देखे हैं ना, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप ये लेक्चर देखो आराम से, उसके बाद एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसको आराम से कवर कर दो, आराम से दौड़ा के ख़त्म करोगे यार, ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बुरा लगा हो तो। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, उस चीज़ का आंसर भी आपको दिया जाएगा बराबर से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।